तो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 2010 बिहार बोर्ड बिहार बोर्ड में 2010 में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसी को सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा स्पीड थोड़ा कम लगे तो आप 1.5x या 1.75x पर अगर तेज़ी से रिवीजन करना हो तो उस पर आप चला सकते हैं। चलो तो बाबू फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है आयाम मॉड्यूलन में। बाबू आयाम मॉड्यूलन मतलब आम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन यानी आम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलन सूचकांक का मान। बाबू मॉड्यूलेशन सूचकांक को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलन सूचकांक का मान हमेशा आपको याद रखना चाहिए 0 से 1 के बीच होता है। मॉड्यूलेशन सूचकांक का मान हमेशा क्या होता है? 0 से 1 के बीच होता है। तो याद रखना आम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन यानी आयाम मॉड्यूलन में मॉड्यूलेशन सूचकांक m का मान हमेशा 0 to 1 होता है। इट्स योर राइट ऑप्शन, बी नंबर सही है। ओके बाबू ये ए नंबर क्या है? सदा शून्य होता है, गलत। शून्य नहीं होता है, 0 से अनंत के बीच होता है, गलत। इनमें से कोई नहीं गलत, 0 से 1 के बीच होता है। इट्स योर राइट ऑप्शन ए। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि समानांतर प्लेट संधारित्र त्र होगा यहाँ, समानांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पीपीसी। समानांतर प्लेट संधारित्र के प्लेट के बीच परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत यानी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल डालने से उसकी धारिता क्या होती है? बाबू समानांतर प्लेट संधारित्र किस तरह बनता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समानांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, एक प्लस होता है, एक धातु का ये प्लेट हो गया, ये प्लस प्लेट हो गया, और इसके ठीक सामने समानांतर में दूसरा प्लेट रखेंगे और ये धातु का दूसरा प्लेट माइनस हो गया, और दोनों प्लेट समानांतर है तो इसको कहेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र। और संधारित्र में दूसरे प्लेट की अर्थिंग कर देंगे। अर्थिंग मतलब तांबे के तार से लेकर के इसको लोहे के रॉड को लेकर के पृथ्वी में गाड़ देंगे, और ये अर्थिंग का संकेत है। ठीक है, ये तो ये है समानांतर प्लेट संधारित्र। इसमें दो प्लेट है, एक पर प्लस क्यू और दूसरे पर माइनस क्यू। बाबू अगर इस समानांतर प्लेट संधारित्र इस समानांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच, इन दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ डाले, परावैद्युत मतलब अचालक पदार्थ, देख रहे हो ना क्या कर रहे हैं? दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत अचालक पदार्थ जैसे मोम हो गया, मोम, पानी या कोई अचालक पदार्थ डाल दें तो जितनी पहले इसकी धारिता यानी कैपेसिटेंस था उतना नहीं रहेगा, उससे बढ़ जाएगा। उससे क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ को डालने से उसकी धारिता, इसकी धारिता मतलब आवेश धारण करने की क्षमता, कैपेसिटेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। तो संधारित्र की धारिता क्या होती है? बढ़ती है। राइट ऑप्शन ए। वैसे हम दिखा देना चाहते हैं, क्यों बाबू? जब संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच निर्वात रहे, संधारित्र में दो प्लेट होता है, एक प्लस एक माइनस। संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच निर्वात रहे तो उसकी धारिता होती है C0। C0 बराबर ε0 A/d। ठीक है, और वही अगर दोनों प्लेटों के बीच कोई मीडियम डाल देते हैं तो धारिता C मीडियम बराबर ε0 A/d इंटू εr, यानी εr टाइम्स बढ़ जाती है। और आपको पता है कि εr हमेशा आपेक्षिक विद्युतशीलता हमेशा एक से ज़्यादा होती है, तो एक से इसमें एक से ज़्यादा क्वांटिटी से गुणा करेंगे तो धारिता बढ़ी जाएगी, तो निर्वात से बढ़ जाती है। ठीक है, घटती है गलत, अपरिवर्तित रहती है गलत, कुछ कहा नहीं जा सकता है गलत। राइट ऑप्शन ए। बाबू थर्ड नंबर देखो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। एक 0.05 ओम है, एक 0.05 ओम प्रतिरोध वाले आमीटर को, यानी बाबू एक आमीटर है, एक आमीटर का प्रतिरोध दे दिया है। ठीक है, एक आमीटर का प्रतिरोध 0.05 ओम है, उसको 1.5 वोल्ट के विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया बाबू, पहले आमीटर बना लो। ये हो गया आमीटर। इस आमीटर का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? आमीटर का प्रतिरोध है बाबू 0.05 ओम। ये आमीटर है।
इस आमीटर का प्रतिरोध बाबू, इस आमीटर का प्रतिरोध 0.05 ओम है। इसको एक सेल से जोड़ा गया, इस आमीटर को सेल से जोड़ा गया। बहुत बढ़िया। इस सेल का बाबू विद्युत वाहक बल, इस सेल का विद्युत वाहक बल ई कितना है? 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट के ईएमएफ वाले सेल से जोड़े हैं। और ये इस परिपथ में 2 एम्पियर की धारा दे रहा है, ये सेल 2 एम्पियर की धारा दे रहा है। तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के अंदर का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर हमें क्या करना है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर निकालना है। तो बाबू एक बात बताओ, हमको इस सेल का ईएमएफ दिया है, कह रहा है कि एक सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। इसका आंतरिक प्रतिरोध हमको निकालना है और ये आमीटर से जोड़ रहे हैं, आमीटर से जोड़ रहे हैं जिसका प्रतिरोध इतना है, तो 2 एम्पियर की धारा दे रहा है। आप ओम का नियम पढ़े हैं? ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि बहने वाली धारा, किसी भी परिपथ से बहने वाली धारा, धारा आई बराबर वी बाई आर, पढ़े ना? धारा आई बराबर होता है वी बाई आर। क्यों? वी बराबर आई आर, वी बराबर आई आर या आई बराबर वी बाई आर। आई तो आई बराबर भी है विभवांतर, विभवांतर भी कह सकते हैं या बैटरी का ईएमएफ भी कह सकते हैं, ई और बाई आर। तो ओम का नियम है आई बराबर भी बाई आर या आई बराबर विभवांतर नहीं ईएमएफ ई बाई आर। चलो, लेकिन यानी ईएमएफ ई क्या है? टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ बाई आर क्या है? टोटल रेसिस्टेंस। चलो, हमको ये पता तो चल गया। अब हम अपना काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे फिगर में देखो क्या कह रहा है बाबू, कहता है आपको कह रहा है कि एक सेल, ये सेल है बाबू, इस सेल का ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, इसका आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। ये सेल बाबू एमीटर में जिसका प्रतिरोध इतना दिया है, 2 एम्पियर की धारा दे रहा है, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? हम पढ़ें बाबू कि धारा आई, किसी भी परिपथ से बहने वाली धारा, ये धारा आई, धारा आई बराबर होता है टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस होता है। तो धारा आई बराबर टोटल ईएमएफ, वो टोटल ईएमएफ सेल का है, सेल का कितना है ईएमएफ? ई बाई टोटल रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस होगा सेल का अंदर का यानी स्मॉल आर प्लस आमीटर का कैपिटल आर ना जी। बहुत बढ़िया। यानी धारा आई बराबर ई बाई आर प्लस आर। तो बताइए धारा आई कितना है, कितनी एम्पियर की धारा बह रही है? धारा है बाबू 2 एम्पियर, तो 2 बराबर सेल का विद्युत वाहक बल ई कितना है? ई यहाँ पे देखो 1.5 वोल्ट है बटा स्मॉल आर हमें निकालना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और कैपिटल आर आमीटर का प्रतिरोध कितना दिया था? 0.05 ओम। बाबू अब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करो ऐसे, तो 2 नहीं 2 आर प्लस 5 दूना 10 हो जाएगा 0.1 बराबर 1.5 हो जाएगा। 2 आर इज इक्वल टू, केवल 2 आर निकालोगे तो ये उधर जाएगा, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो 1.4, तो आर इज इक्वल टू 0.7 ओम। इट विल बी योर राइट ऑप्शन। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा 0.7 ओम। कहाँ है? आप लोग देख सकते हो भाई, 0.7 ओम, द राइट ऑप्शन इज डी हेयर। ओके, चलो आपको क्वेश्चन कहता है जी 4 नंबर, विद्युत आवेश का क्वांटम, विद्युत आवेश का क्वांटम, क्वांटम मतलब सबसे छोटा आवेश, विद्युत आवेश का क्वांटम मतलब आवेश का सबसे छोटा मान ईएसयू मात्रक में क्या होता है? बाबू आवेश का सबसे छोटा मान इलेक्ट्रॉन पर होता है, मानो मालूम है ना? आवेश सबसे छोटा आवेश किस पर होता है? इलेक्ट्रॉन। सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 106 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है, माइनस में होता है, उससे मतलब नहीं है। तो विद्युत आवेश का क्वांटम, विद्युत आवेश का क्वांटम मतलब विद्युत आवेश का सबसे छोटा मान। तो बाबू विद्युत आवेश का छोटा मान इलेक्ट्रॉन पर होता है जिसका मान 106 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है। लेकिन कूलाम में नहीं निकालना है, ईएसयू में निकालना है। तो 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ और कूलाम, कूलाम का मतलब हो गया, कूलाम को लिख सकते हैं 1 कूलाम। तो 1.6 × 10⁻⁻⁻ और इंटू 1 कूलाम, 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। 16 3 48, तो 4.8, 16 3 48, 4.8 × 10⁻⁻⁹ और 9 मिल करके
10⁻10 ESU। डैट मीन्स आप कह सकते हो कि विद्युत आवेश का क्वांटम होता है 1.6 गुणे 10⁻19, सॉरी 10⁻10, सॉरी 4.8, हाँ वही 4.8 गुणे 10⁻10, 4.8, 4.8 गुणे 10⁻10 ESU। ठीक है, ये ऑप्शन कहाँ से हम कर रहे थे, तो बाबू ये 408, 408 वही 4.78 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, 408 गुणे 10⁻10 ESU, राइट ऑप्शन ए। चलो 5वां नंबर देखते हैं। कहता है स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। बाबू स्थिर विद्युत क्षेत्र, स्थिर विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा संरक्षी नेचर का होता है। इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है बाबू स्थिर विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है हमेशा संरक्षी नेचर का। इसका मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाबू ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने रेखाओं से दिखाया है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई आवेश चला दिया जाए, चला करके इसको बंद रास्ते पर चलाया जाए, यानी जहाँ से चलाया जाए फिर से वहीं पे ले आ दें, ले आ करके रख दें चला के, तो ले आने में पूरे चक्कर में किया गया टोटल वर्क क्या होता है, जीरो। अगर टोटल वर्क जीरो होगा ना तो वही संरक्षी क्षेत्र की परिभाषा होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, इलेक्ट्रिक फील्ड ई में किसी आवेश को बंद रास्ते से चलाने में, बंद रास्ते से चला देने में टोटल वर्क जीरो हो जाता है, इसीलिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, संरक्षी होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। 5वां हो गया। चलो 6ठा, 6 नंबर कहता है एक एकाकी, एकांकी या एकाकी मतलब आइसोलेटेड, अकेला, एक एकांकी चालक यानी एक अकेले चालक के लिए निम्न में कौन सा अनुपात अचर होता है। वो एक अकेले चालक के लिए, कोई अकेले चालक के लिए क्या सही होता है, हम पढ़े भी हैं बाबू Q बराबर सी भी, अब इस Q बराबर सी भी, तो C बराबर क्या हो गया, हम पढ़े हैं फार्मूला होता है अब इस Q बराबर सी भी, तो C बराबर Q/V। C क्या है, चालक की धारिता, और चालक की धारिता कांस्टेंट होती है, अचर होती है, और C कांस्टेंट है, और Q C बराबर क्या हो गया, Q/V। Q क्या है, दिया गया आवेश, दिया गया आवेश या कुल आवेश कह सकते हो, बटा V क्या है, विभव। तो किसी भी अकेले चालक, बाबू किसी भी अकेले चालक के लिए हम जानते हैं कि एक फार्मूला होता है आवेश का Q बराबर सी भी, Q बराबर सी भी, तो C बराबर क्या हो गया, Q/V की। C क्या है, C है धारिता, धारिता C क्या है, कांस्टेंट। तो कह सकते हो कि किसी भी अकेले चालक के लिए Q और V का अनुपात, Q और V यानी आवेश और विभव का अनुपात हमेशा क्या होता है, कुल आवेश और विभव का अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। ओके, अब देखो 7वां नंबर कहता है किलोवाट घंटा। बाबू किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। अगर केवल किलोवाट दिया रहता है, वाट या किलोवाट, वाट या किलोवाट शक्ति का है, और लेकिन किलोवाट में अगर घंटा से यानी समय से गुणा हो जाए, याद रखना वाट या किलोवाट ये है शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक है वाट या किलोवाट, शक्ति का मात्रक है, इसमें बस समय से गुणा हो जाए, समय से, यानी वाट नहीं, वाट सेकंड या किलोवाट सेकंड कहो या आवर कहो, तो ये समय से बस गुणा हो जाता है, तो ये ऊर्जा का मात्रक बन जाता है। तो आपसे केवल क्या पूछा है, आपसे पूछा है बाबू, समझना, आपसे पूछा है किलोवाट नहीं, किलोवाट नहीं, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, शक्ति का नहीं, किलोवाट रहता है तो किलो सकता क्या, शक्ति का होता है, और किलोवाट घंटा ऊर्जा का, राइट ऑप्शन बी। 8 नंबर कह रहा है समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। वो समरूप वेग से चलायमान आवेश यानी कोई आवेश समरूप वेग से चल रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये आवेश है समरूप वेग से चल रहा है यानी इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। हम पढ़े भी हैं कि एक समान वेग, एक समान वेग से चलता हुआ आवेश, आवेश होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, और चलने के कारण धारा बहेगी, और धारा बहने से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करेगा।
तो समरूप वेग से चलायमान आवेश, वह समरूप वेग से चलता हुआ आवेश, आवेश होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और चलने के कारण मैग्नेटिक फील्ड। केवल विद्युतीय क्षेत्र गलत, केवल चुंबकीय क्षेत्र गलत, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी विद्युतीय क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, राइट ऑप्शन सी। ओके। 9 नंबर, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? बाबू ध्रुव प्रबलता एम बराबर आई एल। ध्रुव प्रबलता किसको कहते हैं? ध्रुव प्रबलता किसी भी चुंबक के ध्रुव द्वारा, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, किसी भी चुंबक के ध्रुव द्वारा आकर्षित या विकर्षित करने की क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। नॉर्थ पोल का ताकत होता है +m, साउथ पोल का होता है -m। याद रखना, ध्रुव प्रबलता किसको कहते हैं? किसी भी चुंबक के ध्रुव द्वारा आकर्षित या विकर्षित करने की क्षमता को ध्रुव प्रबलता कहते हैं। और ध्रुव प्रबलता एम बराबर होता है आई एल। आई क्या है? धारा। आई धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर, लंबाई का मीटर, तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक हो गया एम्पियर मीटर, राइट ऑप्शन सी। 10 नंबर देखिए बाबू, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एलसीआर श्रेणी क्रम में, श्रेणी नहीं है सॉरी, श्रेणी क्रम में, एलसीआर श्रेणी क्रम में परिपथ में ओमेगा, यह डब्लू नहीं है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी स्रोत जुड़ा हुआ है। एलसीआर सीरीज सर्किट में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एक एसी सर्किट जुड़ा हुआ है, एसी स्रोत जुड़ा हुआ है। धारा का शिखर मान महत्तम होगा यदि, बाबू पहले एलसीआर श्रेणी परिपथ क्या होता है? एलसीआर में एक एल होता है, एल मतलब प्रेरक, ये एल हो गया इंडक्टर, एक सी यानी कैपेसिटर यानी संधारित्र, और एक आर मतलब प्रतिरोध। अगर एक प्रेरक, एक संधारित्र यानी कैपेसिटर और एक रेसिस्टर सीरीज में हो, श्रेणी क्रम में अगल बगल में जुड़ा हो, तो इसको सीरीज एलसीआर सर्किट कहते हैं। अगर एलसीआर सर्किट के सप्लाई में हम एसी जोड़ दें, यानी एलसीआर सर्किट में हम एसी सप्लाई दे दें, तो इससे बहने वाली धारा सबसे ज़्यादा कब होगी? सबसे ज़्यादा बाबू इससे बहने वाली धारा तभी होती है जब, ध्यान दीजिए, एलसीआर सर्किट से बहने वाली धारा जब सबसे मैक्सिमम होती है तो उसको कहते हैं विद्युत अनुनाद। और विद्युत अनुनाद होने के लिए याद रखिएगा ओमेगा = 1/√LC होना चाहिए। अगर इस एसी सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवृत्ति ओमेगा अगर 1/√LC के इक्वल होता है, L × C के इक्वल होता है, 1/√LC के इक्वल होता है, तो जा करके इस एलसीआर सर्किट से बहने वाली धारा मैक्सिमम होती है, एंड दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस कंडीशन। ओके, थैंक यू।